आज हम एक ऐसे नाम की कहानी जानने वाले हैं जो दशकों तक जुर्म और सियासत की दुनिया में एक पहेली बना रहा और जिसका अंत उसकी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा नाटकीय था। ये कहानी है अतीक अहमद की। जरा सोचिए, तारीख है 15 अप्रैल 2023। जगह प्रयागराज का एक अस्पताल। पुलिस और मीडिया के कैमरों की चकाचौंध के बीच एक पूर्व सांसद को गोलियों से भून दिया जाता है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने यकीनन पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब कुछ हो रहा था लाइव टेलीविजन पर। अतीक अहमद अपने भाई के साथ मेडिकल जांच के लिए लाया जा रहा था। पत्रकारों ने उसे घेरा और कुछ ही सेकंड्स में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सब कुछ कैमरे में रियल टाइम में कैद हो गया। तो आखिर सवाल यही उठता है कि कैसे किसी की कहानी का इतना भयानक, इतना सरेआम अंत हो सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस कहानी की तह तक जाते हैं कि कैसे एक मामूली सा लड़का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अतीक अहमद के उदय से, एक ऐसा सफ़र जो उसे एक मामूली से गुंडे से इलाके का सबसे खौफनाक और ताकतवर चेहरा बना देता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है, बाहुबली। अब यह सिर्फ ताकतवर होने की बात नहीं है। बाहुबली का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसका सिक्का जुर्म की दुनिया में भी चलता हो और सियासत में भी, मतलब जो कानून के ऊपर काम करे। और अतीक अहमद वो इस परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठता था। और अंदाज़ा लगाइए कि उसका साम्राज्य कितना बड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक अहमद ने स्क्रैच से, मतलब शून्य से 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का क्रिमिनल एम्पायर खड़ा कर दिया था। जी हाँ, 11,000 करोड़। ये नंबर ही अपने आप में उसकी ताकत और उसकी पहुंच की पूरी कहानी कह देता है। अब यहाँ से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। अतीक ने अपने जुर्म के रसूख को सियासत में घुसने के लिए इस्तेमाल किया। और देखिए, ये बाहुबलियों का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है। क्राइम से ताकत बनाओ और फिर उसी ताकत को सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की सीढ़ी बना लो। और यहीं पर अतीक अहमद के दो बिल्कुल अलग चेहरे सामने आते हैं। एक तरफ देखिए 100 से ज्यादा आपराधिक मामले, हत्या, किडनैपिंग, जमीन पर कब्जा, क्या नहीं था। और दूसरी तरफ वही शख्स 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी भी चुना गया, मतलब जेल से भी चुनाव लड़ा और जीता। तो ये कैसे हुआ? असल में ये दिखाता है कि कैसे जुर्म और सियासत का एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल बना जहां डर और दबदबे को वोटों में बदल दिया गया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये साफ बताता है कि कैसे उसकी ये दोनों दुनियाएं एक साथ चल रही थी। 1989 में पहली बार विधायक बनता है। कुछ ही साल बाद 1995 में एक मर्डर केस में उसका नाम आता है। फिर 2004 में वो देश की संसद यानी पार्लियामेंट पहुंच आता है। और अगले ही साल 2005 में एक और पॉलिटिकल मर्डर, राजूपाल हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर उसका नाम आता है। तो मतलब सालों साल जुर्म और सियासत हाथ में हाथ डालकर चलते रहे। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। अतीक के साम्राज्य का भी हुआ। उसका पतन तब शुरू हुआ जब कानून का शिकंजा उस पर कसने लगा और सियासी हवा भी बदलने लगी। मतलब दशकों तक कानून से खेलने के बाद अब खेल खत्म हो रहा था। और अपनी मौत से बस कुछ ही हफ्ते पहले, मार्च 2023 में अतीक ने कोर्ट में कहा था, मैं पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया हूं, लेकिन प्लीज अब मेरे परिवार की औरतों और बच्चों को परेशान ना करें। ये शब्द उसकी टूटती हुई हिम्मत और शायद आने वाले अंजाम के एहसास को साफ दिखाते हैं। उसका वो पुराना दबदबा अब हवा हो चुका था। और फिर कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। सोचिए, इतने लंबे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बाद मार्च 2023 में अतीक अहमद को पहली बार किसी केस में सजा हुई। 2006 के एक किडनैपिंग केस में उसे उम्र कैद हुई। ये बहुत बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि पहली बार कानून ने उसे सजा सुनाकर जेल भेजा था। तो अब जब हम पूरी कहानी समझ चुके हैं, तो चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, अतीक अहमद की जिंदगी के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक 48 आवर्स पर। तो देखिए, आखिरी पलों में हुआ क्या क्या। कत्ल से ठीक 2 दिन पहले उसके बेटे असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो जाती है। फिर अतीक और उसके भाई अशरफ को जेल से एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाता है। वो पुलिस के घेरे में हैं, मीडिया से घिरे हुए हैं, और तभी पत्रकार के भेष में आए 3 हमलावर अचानक गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो हुआ
वो शायद गोलीबारी से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। अतीक और अशरफ दोनों की वहीं मौत हो गई, और हमलावरों ने उन्होंने तुरंत सरेंडर कर दिया। सब कुछ लाइव टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल आज भी कायम है कि इन हमलावरों के पीछे कौन था, उनका असली मकसद क्या था। ये राज अब भी बना हुआ है। और यहीं आकर ये कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर खत्म होती है। क्या ये सिर्फ एक गैंगस्टर का अंत था जिसका हश्र यही होना था, या फिर कैमरों के सामने पुलिस की मौजूदगी में हुआ ये कत्ल हमारे सिस्टम में किसी गहरी गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है? क्या ये कानून व्यवस्था की कोई बड़ी नाकामी है? ये वो सवाल है जिनके जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है।